पहले आपको देखना है वन शॉट, उसके बाद आपको देखना है एमसीक्यू, उसके बाद आपको लॉजिक मास्टर देखना है और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव देखना है। अगर आपने ये 4 सीरीज इसी ऑर्डर में कर ली हर चैप्टर के लिए, तो आपका फिजिक्स का पेपर चाहे कितना भी टफ आए, चाहे कितना भी टफ आए, आपका पेपर खराब हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड अलोंग द प्लस जेड डायरेक्शन। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रेट से, तो बताओ जेड डायरेक्शन के अलोंग अगर वो बढ़ती जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएगी। देखो, इसका आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो कैसे बढ़ती। मान लो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है और वो इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। देखो पहले कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ, कैसे सोचना है ये बताते जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है। उसके बाद हम इसको सवाल को करते रहेंगे ऐसे ही सारे चैप्टर्स के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्विस कैसे आएगी। तो भाई ऐसा है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पीछे जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ना अगर आगे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, पीछे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहीं घूमते रहेंगे, ऐसे इसी डिस्टेंस में घूमते रहेंगे, इसी प्लेन में। तो यहाँ पे जो हमारी इक्विवेलेंट सरफेस आती है वो कैसे आते हैं, पैरेलल प्लेन्स आते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सेम है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होंगे ना वो सेम रहेंगे, मतलब ये जो गैप्स है ना, ये गैप सेम रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। हाँ, लेकिन इस सवाल में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अब कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो मान लेते हैं जेड, पहले तो जेड डायरेक्शन देना पड़ेगा भाई। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा जेड डायरेक्शन, ये हमारा जेड डायरेक्शन हो गया, है ना, ये हो गया हमारा जेड डायरेक्शन। अब मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। तो पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, तो भैया ये गैप जो थे सेम थे, लेकिन अब क्या होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये जो गैप होंगे तो आएंगे तो पैरेलल प्लेन सी, मान लो आपके शुरू में इनके बीच में इतना इतना गैप था, लेकिन हल्के हल्के ये गैप के तो कैसे होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो स्ट्रांग होती रहती है, जितना इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप होता है ना, ये गैप जितना कम हो, जितनी क्लोज होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो उसी हिसाब से मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर था, तो अगली बार ये 8 सेंटीमीटर होगा, फिर ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो सेम रेट से कम होता जाएगा। इस तरीके से बनाना है। और ये है कौन से प्लेन में, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये जो प्लेन होंगे ये कौन से प्लेन में होंगे, ये एक्स वाई प्लेन में होंगे। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई, है ना। इस डायरेक्शन में इनका पोटेंशियल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भाई, सेकंड पार्ट बोल रहा है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट 0 0 माइनस ए एंड 0 0 ए। तो मैं फिर से मैं ये ले लेता हूँ, फिर से मैं एक्सिस बना देता हूँ, है ना। इसी को ले लेते हैं हम हमारी जेड एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। तो ये ले लेता हूँ मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये मैं लेता हूँ माइनस जेड एक्सिस। तो यहाँ हमारा क्या होगा, कोई ओरिजिन होगा। और 0 0 माइनस ए पे, तो 0 0 माइनस ए कहीं यहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे एक चार्ज रखा है ना, माइनस क्यू यहाँ रखा है। ये कौन सा पॉइंट है, 0 0 माइनस ए, है ना। ऐसे ही इतने ही डिस्टेंस पे ले लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और ये कहाँ रखा हुआ है, 0 0 ए पे, 0 0 ए पे रखा हुआ है। बोल रहे बताओ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 जेड और एक्स कॉमा वाई 0। 0 0 जेड पे कितना आएगा और इस पे कितना आएगा। देखो 0 0 जेड कहाँ पे होगा, तो 0 0 जेड कहाँ पे होगा भाई, एक्स तो 0 है ना, एक्स 0 है, आप इसको एक्स ले लो, है ना। तो एक्स ये हो गया, तो वाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ऐसे वाई। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ वाई, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। तो बोल रहे हैं 0 0 प्लस माइनस जेड। तो भाई 0 0 प्लस माइनस जेड होगा किधर, पहले आपको ये सोचना है। तो 0 0 जेड तो इसी एक्सिस पे होगा ना, जेड एक्सिस पे। तो मान लो यहाँ कहीं है, या यहाँ कहीं होगा, या यहाँ कहीं होगा, कहीं भी हो सकता है। तो ये इसके लिए एक्सियल पॉइंट हो गया, कैसा पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ पे अगर इस पे आपको पोटेंशियल निकालना है, अगर आपको 0 0 प्लस माइनस जेड पे निकालना है, तो एक्सियल पॉइंट आप फॉर्मूला लगा दो, ये कैसा पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। तो एक्सियल वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या होता है, के टी, के इंटू डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर ये जेड होगा तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ओरिजिन से जेड हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर माइनस, और डाइपोल का आधा डिस्टेंस कितना है, डाइपोल का आधा डिस्टेंस कितना ए दे रखा उसने, तो ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और
दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, वाई तो जीरो ही हो, जेड तो जीरो ही है, जेड अगर जीरो तो आप यहाँ पे ही हो और इस प्लेन में घूम रहे हो आप, तो ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया ना, ये तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो जितना डिस्टेंस इससे होगा प्लस वाले चार्ज से, उतना ही क्या होगा माइनस वाले चार्ज से होगा। तो दोनों से डिस्टेंस सेम है, ये डाइपोल है, तो डाइपोल के लिए भैया इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है ना, तो ये जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो है, ये तो इसके लिए इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल वो हो गया ना पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन का एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे कितना आता है पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से जीरो आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, और इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा, एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अ स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर ए ऑफ रेडियस आर, एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फेयर है हमारे पास, है ना, अगर नहीं बोला है हॉलो है तो भैया ये सॉलिड स्फेयर होगा, स्मॉल आर, चार्ज और पोटेंशियल वी, इज एनक्लोज बाय अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल बी ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो हमारे पास एक तो सॉलिड स्फेयर है ए, उसका रेडियस आर है, उसको चार्ज करा हुआ वी पोटेंशियल पे। तो पहले स्फेयर बना देते हैं ना, हम पहले एक स्फेयर बना लेते हैं भाई। तो ये हमारा स्फेयर हो गया छोटा सा, है ना, ये हमारा स्फेयर हो गया, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो मैं इसको वाइट कलर से यूज़ कर लेता हूँ, ये हमारा इसका स्मॉल आर रेडियस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हमें पहले ये दे रखा है तो पहले इसका चार्ज निकाल लेते हैं ना, इसका चार्ज कितना है भाई, चार्ज कितना आएगा इस पे, ए वाले शेल पे, सॉरी ए वाले सॉलिड स्फेयर पे। तो यार चार्ज जो भी हो बैठता तो भैया वो कहाँ पे है, सरफेस पे बैठता भाई, सरफेस पे चार्ज बैठ जाएगा, है ना। तो चार्ज होगा कितना, चार्ज कैसे निकलेगा, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है के चार्ज अपॉन रेडियस, है ना, ये ए का पोटेंशियल है, ए का पोटेंशियल कितना दे रखा है, वी दे रखा है। तो ये वी की वैल्यू हो गई के क्यू, तो क्यू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वी इंटू आर अपॉन के। तो इतना चार्ज हमें गिवन है ना, इस वैल्यू को हम ध्यान रखेंगे, ये चार्ज की वैल्यू है। अब क्या हुआ, इज एनक्लोज बाय अ स्फेरिकल शेल, अब हमने क्या करा, इसको ना एक स्फेरिकल शेल से एनक्लोज कर दिया। तो एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल से इसे रख दिया इसके अंदर ऐसे, ये हमने स्फेरिकल शेल रख दिया भाई यहाँ पे सेम सेंटर पे ऐसे। उसके बाद क्या किया, इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ थिन वायर, बोल रहे हैं हमने इनको एक थिन वायर से कनेक्ट कर दिया, ये एक हमने थिन वायर से कनेक्ट कर दिया। बोल रहा है अब बताओ कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल ऑन सरफेस स्फेयर ए एंड शेल बी, दोनों का है ना, ये हमारी इसका नाम बी है और इसका नाम तो ए था। अब क्या होगा, देखो जैसे आप वायर से कनेक्ट कर दोगे ना, तो ये ना एक बॉडी बन गई है, ये पूरा का पूरा अब एक कंडक्टर है। तो ये अंदर चार्ज नहीं बैठेगा अब ये चार्ज यहाँ से भाग जाएगा, कहाँ भाग जाएगा, ये चार्ज बाहर भाग जाएगा, और ये सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। मतलब ये जो चार्ज आपको यहाँ दिख रहा था ना क्यू ए, अब ये ए का चार्ज ना बन के ये किसका चार्ज बन जाएगा, ये बी का चार्ज बन जाएगा, और ए का चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा अब। ए का चार्ज कितना हो जाएगा भाई, बाद में ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो ए का चार्ज था शुरू में वो बी का चार्ज बन जाएगा प्रेजेंट चार्ज। तो ये बी का चार्ज आएगा कितना आएगा, वी आर अपॉन के, तो सारा का सारा चार्ज यहाँ बैठ जाएगा। अब बोला पोटेंशियल बताओ, तो भाई निकाल लेते पोटेंशियल, भाई ये तो शेल है, तो बी वाले का अगर आप पोटेंशियल निकालोगे, नया पोटेंशियल कितना आएगा, तो भाई के, इसका चार्ज, इस पर कितना चार्ज बैठा है, ये रहा है ना क्यू बी डैश, तो इसकी वैल्यू कितनी है, वी आर अपॉन के, ये इसका चार्ज हो गया, और नीचे क्या आएगा, इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल आर। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से के और के कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है वी आर अपॉन आर, ये आ गया बी का पोटेंशियल फाइनल। और ए का पोटेंशियल कितना आएगा, तो देखो भैया एक कॉन्सेप्ट है, ये बॉडी कनेक्टेड है ना, ये पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, और प्लस एक और बात है कि ये बॉडी जो है ये इस बॉडी के अंदर है, तो अंदर शेल के अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं सबका पोटेंशियल सेम होता है। तो जो आंसर आपका इसका आया, यही आंसर किसका आएगा, ए का भी आंसर आ जाएगा, तो दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, वी आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर्स हैं, है ना, और इनके जो रेडियस है वो ए कॉमा बी है, एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिए स्फेयर्स, एक का रेडियस है भाई ए और दूसरे का रेडियस है बी। इस तरीके से सवाल गिवन है भाई, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, तो हमने वायर से इन्हें कनेक्ट कर दिया, है ना, ऐसे इन्हें कनेक्ट कर दिया।
बोल रहा बताओ इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो क्या आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इस सवाल को करने के लिए मल्टीपल चीज़ें आ रही है दिमाग में कि पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस तो हमेशा सेम रहता है ना, चाहे आप तार कनेक्ट करो ना करो। कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन और इसकी रेडियस, ये उसका इसका कैपेसिटेंस हो गया ना। इसको मैं बोलता हूँ नंबर 1 स्फेयर, इसको बोलते हैं नंबर 2 स्फेयर। तो ये C1 की वैल्यू हो गई। ऐसे C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन और इसका रेडियस, रेडियस कितना हो गया B। तो ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। जब आपने इसे कनेक्ट कर दिया वायर से तो भाई पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, V कैसा हो जाएगा, दोनों का सेम, V सेम हो जाएगा। ये बात कौन सा है ना, ये आप वायर की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और पोटेंशियल सेम होता है तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इज इक्वल टू CV होता है। तो V तो सेम हो गया, तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस के आ जाएगा। मतलब अगर आप चार्ज निकालोगे, पहले वाले का चार्ज दूसरे वाले का चार्ज Q1/Q2, तो वो किस रेशियो में आ जाएगा, कैपेसिटेंस के रेशियो में आ जाएगा, C1/C2 के। और C1 कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। तो इसकी वैल्यू को वहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, तो चार्जेस A और B के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। चार्जेस का रेशियो में पता चल गया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी सरफेस पे। तो भाई पहले वाले की अगर मैं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, पहले वाले की सरफेस पे, तो उसका फॉर्मूला होता है K, पहले वाले का चार्ज और उसकी रेडियस, है ना। और इसका मैं रेशियो करूंगा किसके साथ, भाई इसके नीचे लिखूंगा मैं सेकंड वाले की सरफेस का, तो इसके सामने ये लिख देता हूँ मैं K Q2, और इसका रेडियस का स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियोज। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई, K से K कैंसिल हो गया, ये आ गया Q1/Q2 और B² अपॉन A²। तो पर Q1/Q2 की वैल्यू कितनी है, A/B, A/B। तो ये आ जाएगा A/, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज बाय अ बैटरी V। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका नाम क्या है, A नाम है इसका, इसका कैपेसिटेंस C है और इसको हमने V वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, फिर हमने बैटरी हटा दी, है ना, ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो इतना चार्ज हो चुका है, कितना चार्ज हो चुका है इस पर, Q इज इक्वल टू CV, है ना, ये A वाले का चार्ज आ गया, इनिशियल चार्ज। एंड एन अनचार्ज कैपेसिटर B ऑफ कैपेसिटेंस 2C, हमारे पास फिर एक 2C वाला कैपेसिटर है, 2C, तो कैपेसिटेंस 2C है और ये अनचार्ज है। इसको हमने जोड़ दिया, है ना, हमने इनको कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया, तो ये बाद में ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। और फाइनली कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्या दिखेगा भाई, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका B। अब जैसे आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, फिर से जैसे क्या होगा, फिर से क्या होगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा और ये दोनों कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेंगे। मान लो इनका पोटेंशियल हो गया V डैश, है ना, कैपेसिटेंस तो सेम रहता है, इसका C था, इसका कितना था, 2C था। तो भाई अब चार्ज कितना कितना आएगा, बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस ऑफ A एंड B। मान लो भाई इसका चार्ज आ गया QA, इसका चार्ज हो गया QB, तो QA/QB निकालना है मैं फर्स्ट पार्ट में। तो टोटल चार्ज कितना था शुरू में, इस पे तो CV था, इस पे कितना चार्ज था, ये तो अनचार्ज था तो इसका 0 था। तो टोटल चार्ज कितना था शुरू में, CV। तो टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व, तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो भाई। CV था शुरू में टोटल चार्ज, और ये किसके बराबर होगा, QA+QB के, QA+QB के बराबर होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो CV बराबर हो जाएगा, QA कितना है, Q हो जाएगा CV डैश, Q इज इक्वल टू CV डैश प्लस इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2C इंटू V डैश। और यहाँ से V डैश कितना आ जाएगा, देखो C और C तो कट जाएगा, ये आ जाएगा V डैश, 3V डैश इक्वल टू V, तो V डैश आ जाएगा V/3। मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V/3, है ना, पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर होंगे। तो इसके अक्रॉस भी V/3 है और इसके अक्रॉस भी V/3 है ना, ये V डैश की वैल्यू हो गई हमारी। तो इनका रेशियो निकाल लो बस अब चार्ज का। तो भाई QA/QB, तो QA कितना था, CV डैश/QB कितना था, QB था 2CV डैश, तो V डैश सेम थे, और C से C कट गया, तो कितना आ गया चार्ज का रेशियो, 1:2, चार्ज का रेशियो आ गया 1:2। फिर क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन A एंड B फाइनली एंड दैट स्टोर्ड इन A इनिशियली। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है, मतलब पहले A+B का फाइनल वाला निकालना है हमें, है ना, ये हमें फाइनल लेना है। इसके नीचे क्या लिखना है, A वाले का इनिशियल एनर्जी। तो A की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो A का कैपेसिटेंस था C, पोटेंशियल था V, तो इसकी अगर लिखेंगे वैल्यू तो कितनी लिखेंगे, ½ CV²।
और अगर हम इसके लिखेंगे ए और बी की फाइनली, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका है कैपेसिटी V/3, इसका कैपेसिटी कितना है 2C है V/3। तो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, पोटेंशियल कितना है ओवरऑल, ओवरऑल पोटेंशियल है V/3 और इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, हाफ C इक्विवेलेंट और V डैश का स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर और कैपेसिटी ले लो इक्विवेलेंट। तो हाफ से हाफ तो कट जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C प्लस 2C, पैरेलल में कनेक्टेड है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और पोटेंशियल कितना था V/3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा ऊपर वाला फैक्टर, नीचे वाला क्या आ जाएगा CV²। V² कट जाएगा, ये आ जाएगा 3C/C इंटू 9, तो ये वैल्यू आ रही है 1:3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर है ना, ये हो जाएगा A प्लस बी का फाइनल अपॉन ए वाले का कौन सा एनर्जी इनिशियल, इनका रेशियो हो जाएगा हमारा 1:3। 200 माइक्रोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन ऑफ 5 मिलीमीटर इस चार्ज बाय 100 वोल्ट डीसी सोर्स। बोला हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरीके से, और इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। वो बैटरी कितनी है, ये जो बैटरी है ये हमारी 100 वोल्ट की बैटरी है ना। ये तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और जिसका कैपेसिटेंस है वो 200 माइक्रोफैरेड है, ये वैल्यू हमें गिवन है। और जो प्लेट का जो सेपरेशन है वो 5 मिलीमीटर है। देखो जब भी आपको कैपेसिटेंस दिया जाएगा ना, क्वेश्चन टैकल कैसे करना है, वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, क्या वैल्यू पढ़ के क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे दिमाग में क्या आया कि कैपेसिटेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, और कैपेसिटेंस डायमेंशन डिपेंड करता है, तो एरिया मुझे ऐसा लगता है कि एरिया भी हमें निकाल लेना चाहिए। इट रिमेन्स कनेक्टेड, जो बैटरी है वो कनेक्टेड रही है ना, ये जो कैपेसिटर है ये सोर्स से कनेक्टेड रहा, अगर सोर्स से कनेक्टेड तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो यूजिंग एन इंसुलेटेड हैंडल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल। बाद में हमने क्या करा, इंसुलेटेड हैंडल से इसका डिस्टेंस कर दिया डबल, मतलब ये जो जितना आपको डिस्टेंस दिख रहा है इससे भी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया इस डिस्टेंस को इस तरीके से, सच दैट एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 5 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। उसके बाद हमने क्या करा, इस डिस्टेंस को कर दिया डबल, हमने इस डिस्टेंस को डबल कर दिया, लेकिन हमारा ये कैपेसिटर सोर्स से कनेक्टेड रहा, 100 वोल्ट तो लग रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, हाँ लेकिन बस ये डिस्टेंस डबल हो गया, और डिस्टेंस डबल करने से भैया 5 की जगह ये कितना हो गया होगा, ये हो गया होगा 10 मिलीमीटर का। और जो बाकी का बचा 5 मिलीमीटर है ना, बाकी का जो 5 मिलीमीटर बचा है ना, ये जो आधा डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है। इसकी थिकनेस कितनी है 5 मिलीमीटर, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 10, इसकी वैल्यू है 10। ये हमने ऐसा कुछ कर दिया है। और बताओ एक्सप्लेन विद रीजन हाउ द कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी विल चेंज, हमें ये सब तीन चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले तो अगर मुझे नया कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, ये पार्शियली वाला केस हो गया ना, पार्शियल फील्ड। तो यहाँ अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका रिलेशन क्या होता है डी माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना, ये इसका रिलेशन होता है। तो ये हमारा काम करेगा इस प्रॉब्लम में डी का, ये हमारा काम करेगा टी का, के तो हमारा गिवन है। तो हमें पहले एरिया पता होना चाहिए है ना, एरिया पता होना चाहिए, एरिया हमें शायद नहीं गिवन था, एरिया अगर नहीं गिवन था तो हम इससे निकाल सकते हैं। भैया वैक्यूम था ये, तो वैक्यूम में सी कैसे निकल सकता है, सी का फॉर्मूला क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी की वैल्यू कितनी है 200 माइक्रोफैरेड, तो ये माइक्रो में लिख दिया मैंने -6 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻12 अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 112.9 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद, और इसी वैल्यू को हम कहाँ यूज़ कर लेंगे, बस यहाँ यूज़ कर लेंगे। और सी डैश की वैल्यू जो आ जाएगी, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ आपको पता रहे ये कौन सा केस है ना। सी डैश हो जाएगा, ए की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे, ये 112.9 10⁻³ 8.85, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, -12 अपॉन अपॉन डी, डी कितना है 10 मिलीमीटर, तो ये भी मिलीमीटर में है, टी जो है ये भी मिलीमीटर में है, तो अभी मैं 10⁻³ लगाने वाला हूँ, प्लस ये टी भी हमारा मिलीमीटर में, तो यहाँ भी कितना आएगा 5, के की वैल्यू 10 है, तो 10⁻³ मैंने एक साथ बाहर ही लिख दिया है ना, मैंने एक साथ बाहर लिख दिया। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ रही है 181, ये वैल्यू आ रही है 180,
इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 181.8 माइक्रोफेरेड। तो नया कैपेसिटेंस इतना आ रहा है। देखो वैसे तो डाइलेक्ट्रिक डालने से यूजुअली कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो पहले था 200, ये आ रहा है 181, पर कम हो गई। इसलिए कम हो गई क्योंकि आपने डिस्टेंस भी तो बढ़ा दी ना साथ में, आपने डिस्टेंस तो बढ़ाया, और कैपेसिटेंस डिस्टेंस के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो हमारा आंसर सही है ना, पर क्या है कि बस आपने डिस्टेंस ही बढ़ाया था, इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले इतनी थी, है ना, सी नॉट हमारा इतना था, वैक्यूम में इतना था, और फाइनली हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा सी डैश, ये हमारा सी डैश आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी प्लेट्स के बीच में। देखो अगर हमारे बैटरी कनेक्टेड रही ना, बैटरी कनेक्टेड रही तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। मतलब अगर शुरू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी नॉट, ये तो था 100 वोल्ट, है ना, बैटरी की वैल्यू कितनी थी भाई, 100 वोल्ट थी, तो 100 वोल्ट तो सेम रहेगा। और इस समय डिस्टेंस कितना था, ये इस समय हमारा डिस्टेंस था, ये ओरिजिनल डिस्टेंस। तो भैया अगर हम इसको निकालेंगे इसकी हेल्प से, डी नॉट कितना था यहाँ पे, 5 मिलीमीटर। तो अगर आप ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, है ना, जब वैक्यूम में निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो बस इनको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 100/5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगा 2 5 20 ज़ा, और 2 × 10⁴ 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, यह आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन जब आपने डाल दिया है ना, तो डालने से लेकिन बैटरी कनेक्टेड रही तो वी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा लेकिन डिस्टेंस कुछ चेंज हो चुका है ना। अब कितना डिस्टेंस हो चुका है यहाँ पे, डिस्टेंस की वैल्यू 5 नहीं रही, कितनी हो गई, 10 हो गई। तो पहले हमने 5 रखा था, इस बार हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 100 रखेंगे, इस बार 10 रख देंगे। तो भाई आंसर जितना भी आएगा, पहले 5 रखने पे इतना आ रहा था, अब आपने इसकी वैल्यू डबल कर दी, तो सॉल्व कर लेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10⁴ वोल्ट पर मीटर। आप इसे कैलकुलेट कर लेना भाई, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया सेकंड पार्ट। फिर क्या बोल रहा है, एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई, और पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये हो गई आपकी वैक्यूम में, और ये हो गई आपकी, है ना, म्यू इसके लिए सिंबल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो जब वैक्यूम है तो ई नॉट यूज़ कर लेंगे, और जब आपने चेंज करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, नई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर कर देंगे। तो भैया ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, हाफ एप्सिलॉन की वैल्यू पता है आपको, कांस्टेंट है -12, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और नई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, ये वैल्यू मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, पर इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे दो दो चीज़ें मिक्स हो गई क्या, एक आपने डिस्टेंस भी बढ़ा दिया और आपने डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट कर दिया, तो ऐसा करने से ये पार्शियल वाला बन गया। तो पहले मैंने पार्शियल वाला जो मुझे निकालना है मैंने ये लिख लिया, उसके बाद मैंने फिर एरिया निकाला, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी बहुत, है ना, ये बच्चे मिस कर देंगे क्या, कि भैया ये जो बैटरी है इट रिमेन्स कनेक्टेड, है ना, रिमेन कनेक्टेड टू द सोर्स, जो कैपेसिटर रहा वो सोर्स से लगा रहा, अगर लगा रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर ये ना रहता तो फिर चार्ज सेम रहता। तो ये क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। थ्री चार्जेस माइनस क्यू, कैपिटल क्यू और माइनस क्यू आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंसेस। बोले तीन चार्जेस है, माइनस क्यू, कैपिटल क्यू और माइनस क्यू, ये स्ट्रेट लाइन में रखें इक्वल डिस्टेंसेस पे। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज चार्जेस जीरो, बोले अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाले सिस्टम की वो जीरो आती है, तो बताओ कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। हमारे पास क्या है, तीन चार्जेस हैं, एक है माइनस क्यू, एक है कैपिटल क्यू, और एक है माइनस क्यू, है ना, तीन चार्जेस है, इनके बीच में कोई डिस्टेंसेस है, और वो कैसे रखें, इक्वल डिस्टेंस पे रखें। मतलब ये इससे एक्स डिस्टेंस पे दूर है, और ये वाले के बीच में भी कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस है। तो मैंने मान लिया कि चलो एक्स एक्स डिस्टेंस होंगे, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दो, नेट पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दो बस। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास कितने चार्ज है, तीन चार्ज है, तो हमारे पास तीन पेयर बन जाएंगे, है ना। अगर मैं इनको नंबर दे दूँ 1 2 और 3, तो 1 2
1 2 का पेयर जो है इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी है ना, और 2 3 की ले लो, और किसका ले लो 1 3। तो इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की, और इन दोनों की, इन तीनों की पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया 0। तो जब 1 2 लिख रहा हूँ तो मैं इन दोनों को देखना है आपको। तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, लेकिन स्मॉल क्यू कैसा है, नेगेटिव है, तो कैपिटल क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस। तो पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज माइनस के साथ आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्केलर क्वांटिटी है। और फिर 2 3 के बीच में लिख देते हैं, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स प्लस इन दोनों के बीच का हो गया, और प्लस 1 और 3। तो ये कितना आ जाएगा, के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन इनका डिस्टेंस कितना है 2x। तो यहाँ पे आप गलती मत करना भाई, डिस्टेंस बराबर सही से लिखना, इक्वल टू 0। तो ये ऐसा हो गया ये। अब ये हो गया हमारे 2 टाइम्स, ये आ गया 2 के क्यू माइनस अपॉन एक्स, और ये आ जाएगा प्लस का के स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0, है ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू दिस वैल्यू कितना है, ये 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स। तो कुछ देखो, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, उन्हें कट कर देते हैं। के से के चला जाएगा, स्मॉल क्यू से एक पावर चली जाएगी, एक्स से एक्स चला गया, तो देखो कितना है ये क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 2q। तो हमें किसका रेशियो चाहिए, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू चाहिए। तो कैपिटल क्यू ये रहा, स्मॉल क्यू को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो। तो कैपिटल क्यू अपॉन क्यू ये आ जाएगा हमारा, कैपिटल क्यू इधर, स्मॉल क्यू इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 1:4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:4। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। एक हमारे पास कैपेसिटर है, उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से हमने चार्ज कर लिया, ठीक है। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, हमने इसको फिर डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, और इसको हमने एक अनदर अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया ऑफ द सेम कैपेसिटेंस। दोनों के कैपेसिटर्स बराबर हैं, कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, लेकिन पहला वाला चार्ज था, वी पोटेंशियल डिफरेंस था, और दूसरा वाला अनचार्ज है। बताना है हमें, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनिशियल और द सिंगल कैपेसिटर। बोल रहा है कि जो हमारा इनिशियल एनर्जी थी उस पहले वाले कैपेसिटर में, उनका हमें रेशियो बताना है। देखो क्या बोल रहा है ये सवाल, हमारे पास कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर था पहले इनिशियल, है ना, मैं इस कैपेसिटर को बोलता पहला कैपेसिटर। तो इसको हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज कर दिया। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी है ना, दोनों आइडेंटिकल हैं। और इसकी अगर हम इनिशियल एनर्जी निकालें यू इनिशियल, तो वो कितना हो जाएगा भाई, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करा, इस कैपेसिटर को थोड़ी देर बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। तो भाई जितना चार्ज होना था हो चुका है, इसमें चार्ज कितना आ गया, Q इज इक्वल टू, है ना, इसमें जो चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू कितना आ गया, CV। ये इसमें चार्ज आ चुका है। अब अगर आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर जितना चार्ज होना था वो हो चुका है, अब इतना ही चार्ज रहेगा इसमें। लेकिन इसके बाद हमने क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे कैपेसिटर से, हाँ, लेकिन उसका कैपेसिटेंस भी कितना है, उसका कैपेसिटेंस भी C है, लेकिन अभी ये अनचार्ज था, तो इसका वोल्टेज कितना है, अभी 0 है। लेकिन जैसे ही आप ये कनेक्शन कर दोगे, है ना, अभी तो ये बिल्कुल जस्ट हुआ है, जैसे ही कनेक्शन हो जाएगा ये, है ना, जैसे आपने ये कनेक्शन कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद ना, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कनेक्टेड हो गए। अब कनेक्टेड हो गए तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मान लेते हैं इनका कॉमन पोटेंशियल V' आ गया, एक ये कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेंगे, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया है। आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाले कॉन्सेप्ट से भी कंपेयर कर सकते हो, ये बिल्कुल वैसा ही है लॉजिक। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस दोनों का C था, कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होता। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगता है कि भाई जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। तो अगर आप इनिशियल चार्ज देखो तो शुरू में चार्ज तो सिर्फ इसके पास था, पहले वाले कैपेसिटर से, Q इज इक्वल टू वो हो जाएगा फाइनल चार्ज। तो इसका कितना चार्ज है, अब कितना चार्ज है इसका, C और V' प्लस इसका कितना चार्ज है, CV'। तो अगर आप V' की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, Q कॉमन आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा 2CV' आ जाएगा Q अपॉन 2CV। और Q की वैल्यू कितनी थी, Q तो हमारा इनिशियली कितना था, CV था, तो ये CV अपॉन 2C। तो V' कितना आ जाएगा, V/2। अब आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, है ना, इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी भैया, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर थे। इसका वोल्टेज था 10 वोल्ट, हमने आपने कनेक्ट कर दिया तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो कितना आ गया, V/2 वोल्टेज आ गया। अब अगर आप इसकी एनर्जी निकालोगे, है ना, फाइनल एनर्जी, पहले वाले की फाइनल एनर्जी, तो ये तो इनिशियल एनर्जी आई थी, यही निकाल देते हैं फाइनल एनर्जी। तो वो कितनी आएगी, हाफ।
और अब क्या आएगा, कैपेसिटेंस। तो बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी ऑन द सिंगल कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन का बताना है, तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ आप गलती गलती कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन वर्ड जो है ये मिस हो सकता है ना। तो भाई बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, आता हुआ क्वेश्चन गलत करना बिल्कुल भी नहीं है ना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2C, C प्लस सी है ना, डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। और पोटेंशियल कितना हो गया V/2, पैरेलल में है तो इसका भी V/2, तो कॉम्बिनेशन का भी कितना है V/2 और हाफ CV का स्क्वायर। तो अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ, यह आ जाएगा CV स्क्वायर, और ये जो फैक्टर लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ 2 है ना, तो 2/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। तो अब बस दोनों का रेशियो लेना है, तो U इनिशियल है ना, तो इनिशियल अपन फाइनल करने के, फाइनल अपन इनिशियल, इनिशियल ऑन द कैपेसिटर। तो भाई कॉम्बिनेशन का कितना आ गया, तो फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल कर देंगे हम लोग। फाइनल कितना आ रहा है, ये आ रहा है हाफ CV स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ रहा है हाफ CV स्क्वायर, तो यहाँ पे बस 2 बच जाएगा यहाँ पे है ना। आप इसको डिवाइड कर देना बस पहली और दूसरी इक्वेशन को, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1:2, मतलब पहले बाद में एनर्जी 1 हो गई है और पहले कितनी थी 2 टाइम्स थी, तो रेशियो है 1:2। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल इन 2 वेज। तो दो तरीके से फिल किया हमने यहाँ पे इसको सिस्टम को। यहाँ पे हमने एक डायइलेक्ट्रिक डाल दिया कैपिटल के, और यहाँ पे हमने पार्टीशन के डाला है ना, डिस्टेंस हमने डिवाइड किया, तो आधे डिस्टेंस पे डाला हमने K1 और आधे डिस्टेंस पे हमने डाला कितना K2 है ना, सेपरेशन पे डाला है K2, तो सेपरेशन वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है और यहाँ पे कैपिटल के डाला है। बोल रहा है देखा गया कि इनका जो कैपेसिटेंस है ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द केसेस। बोल रहा है जो कैपेसिटर आता है दोनों का सेम आता है, तो बताओ K और K1 K2 में क्या रिलेशन है। तो ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहले पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो आसान है। देखो क्या होता है कि मान लो आपके पास कैपेसिटर है, तो मैं दो केस ले रहा हूँ है ना, ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ऐसे ही एक और कैपेसिटर ले लिया मैंने पॉजिटिव, एक हो गया मैंने नेगेटिव ले लिया। मान लो आप दो तरीके से फिल कर देते हो इसको, आप एक ऐसे फिल कर रहे हो आप, और एक ऐसे फिल कर रहे हो। तो ये आपने ले लिया, ये आपने ले लिया K1, ये आपने फिल कर दिया K1 से, और ये आपने फिल कर दिया K2 से। सिमिलरली आपने यहाँ पे कर दिया K1 से और यहाँ पे कर दिया K2 से, इस तरीके से फिल कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ से कभी चार्ज आएगा यहाँ से है ना, यहाँ से चार्ज आएगा, तो चार्ज को इस मीडियम से भी जा सकता है, इस मीडियम से भी आएगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट दो कैपेसिटर हो गए, तो वो यहाँ से भी जा सकता है यहाँ से भी। तो ये जो है ये आपका पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो गया। पैरेलल कनेक्शन मतलब अगर आप ध्यान दो तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, दोनों कैपेसिटर का जो है इंडिविजुअल दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। इसका एरिया भी आधा है, इसका भी एरिया आधा है, ये आपको गिवन होगा कि क्या डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कभी अगर आपका एरिया डिवाइड होगा, अगर आपका एरिया डिवाइड होगा तो वो कैसा कनेक्शन होगा, आपका पैरेलल कनेक्शन लोगे आप। और अगर आपके डिस्टेंसेस डिवाइडेड है, ये डिस्टेंस टोटल D है, लेकिन इस वाले का डिस्टेंस कितना भाई D/2 है, और यहाँ पे कितना है D/2 है। तो यहाँ से अगर कभी चार्ज आएगा, अगर यहाँ से कभी चार्ज आएगा तो उसको इस कैपेसिटर को भी पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा और इसको भी पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये कैसा हो गया सीरीज कनेक्शन, ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे यहाँ से चार्ज ट्रैवल करेगा तो इसको भी जंप करना पड़ेगा, इसको भी ट्रैवल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा सीरीज कनेक्शन हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेपरेशन डिवाइड होता है, तो यहाँ पे D डिवाइड होता है। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्या किस हिसाब से डिवाइड हो रहा है, तो पहले और सीरीज कनेक्शन लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो अगर मैं इसका कैपेसिटर निकालूं, तो इसका अगर मैं टोटल कैपेसिटर निकालूं, इसका अगर मैं टोटल कैपेसिटर निकालूं, दोनों को बराबर कर दूंगा मैं, तो दोनों सेम आने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं पहले पहले अगर मैं इस केस में निकालूं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा पहला केस है ना, ये पहला केस ले लेता हूँ मैं, ये दूसरा केस ले लेता हूँ। तो पहले मैं केस 1 के लिए काम कर लेता हूँ। तो अगर मुझे C निकालना है यहाँ पे है ना, C इक्विवेलेंट बोल देता हूँ मैं इसको, C इक्विवेलेंट, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया मान लेते हैं ये पूरा A है ना, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला A/0/D, A/0/D। लेकिन हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, वैक्यूम तो है नहीं, क्या है डाइलेक्ट्रिक है K, तो K कहाँ आ जाता है मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यही कैपेसिटेंस मैं यहाँ से निकालता हूँ, दोनों को बस बराबर कर देंगे या कंपेयर कर लेंगे। सेकंड नंबर के लिए निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर, तो नंबर 2, तो दोनों कैसे लगे हुए, यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड हुआ है तो दोनों सीरीज में है, मतलब देखो चार्ज आएगा तो ये भी ट्रैवल करना पड़ेगा ये भी, तो दोनों को निकाल लेते हैं और सीरीज में ऐड कर देंगे। तो पहले मैं C1 निकाल लेता हूँ, फिर मैं C2 निकाल लेता हूँ,
और दोनों को क्या कर देंगे, है ना, सीरीज के तरीके से ऐड कर देंगे, तो C1 क्या हो जाएगा। तो एरिया कितना है इसका, देखो दोनों का एरिया सेम है, इसका भी एरिया ए है, इस पूरे का भी एरिया ए है। तो के अगर मैं C1 लिखूंगा तो एरिया तो ए है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन डी कितना है इसका, इसका डी है d/2, तो इसके नीचे आएगा d/2, तो इस 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक जब भी होगा उतना क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाता है के फैक्टर। तो K1 आप यहाँ पे लिखना ना भूले, K1 आ जाएगा या मल्टीप्लाई में। सिमिलरली सिमिलरली इसकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, इसका भी कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसका भी डिस्टेंस कितना है, d/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा d, और यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हमने डायलेक्ट्रिक डाला हुआ है, कितना डाला हुआ है, K2, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। अब ये दोनों कैपेसिटर आ गए, अब इन दोनों का क्या निकाल दो, इक्विवेलेंट निकाल दो। तो अगर इससे हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसा आएगा, तो ये दोनों कैसे सीरीज में है, तो दो के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। ये अगर आप ऐसे नहीं करते हो, अगर आप जनरल तरीके से चलते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीरीज में बस अब रेसिप्रोकल के ऐड कर दो, 1/C1 प्लस 1/C2, तो हम ऐसे चल लेते हैं फंडामेंटली, है ना, बिल्कुल। तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती है कि 1/C1, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो D अपॉन K1 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस D अपॉन K2 2A एप्सिलॉन नॉट। बस इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया रेसिप्रोकल करके, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई करना है बस अब। तो D कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या, 1 अपॉन, एक तो बचेगा K1 और एक बचेगा K2, ये आएगा, है ना। एक काम करते हैं, इस 2 को भी ना, इस 2 को, ये जो 2 लिखा था मैंने यहाँ पे, इस 2 को भी यहाँ लिख देते हैं। ऐसा इसलिए देखो, ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, है ना, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, K1 K2 और इसके साथ 2 भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा K1 प्लस K2 और बस बाद में मैं इसमें रेसिप्रोकल लिख देता हूँ। देखो फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, इसको बस मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो इसको घुमा दो आप, ये आ जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन D, इसको मैंने पीछे लिख दिया, इसको उल्टा करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आ गया इसका एक्सप्रेशन। ये हमारे आ गई इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम क्लियरली दोनों को अगर कंपेयर करें, देखो आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर कंपेयर करेंगे, तो ये फैक्टर तो कॉमन है, A एप्सिलॉन अपॉन D, ये तो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो ये है, ये वाला के, ये इस फैक्टर के बराबर होना चाहिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं भाई, फाइनल आंसर लिख देते हैं भाई, ऑन कंपेयरिंग के शुड बी इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब मान लो यही सवाल MCQ में आता है, तब हम आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट दे देता हूँ इसके लिए। मान लो आपके पास 2 कैपेसिटर है, मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूँ। जैसे मान लो मान लो आपके पास 2 कैपेसिटर है ऐसे, और यहाँ पे आपको ऐसे डिवाइड किया आपने इस तरीके से, है ना। चलो 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, मान लो ऐसे 3 है, 3 पार्टीशन हुए हैं। यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे एरिया वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एरिया वाइज डिवाइड हुआ है और इक्वल डिवाइड हुआ है, तीनों का एरिया बराबर है। और सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंसेस डिवाइड हुआ है, सेपरेशन डिवाइड हुआ है, तो D/3 है ना, D/3, ये सब बराबर बराबर है, सब के सब बराबर है। तो आपको पहले ये देखना है कि भाई सीरीज है कि पैरेलल है। तो अगर एरिया डिवाइड होगा तो ये कैसा कनेक्शन है, या पैरेलल की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि एरिया डिवाइड हुआ है और यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ है, सेपरेशन डिवाइड हुआ है, तो आप इसको सीरीज की तरह लोगे, ये सीरीज हो जाएगा, है ना। मैं इनकी वैल्यू लेता हूँ K1 K2 और K3, ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं K1 K2 K3। तो यहाँ पे अगर आप इसका निकालोगे ओवरऑल, तो वो कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको पैरेलल में निकालना है के इक्विवेलेंट, तो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन ले लो। अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया तीनों का सम कर दो, K1 K2 प्लस K3 अपॉन इसके नीचे की डिवाइड कर दो, कितने हैं ये, 3 है, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट। मतलब इन तीनों की जगह अगर इतना रख देंगे हम, इन तीनों का सम अपॉन 3 ये वैल्यू रख देंगे, तो दोनों कैपेसिटर बराबर काम करेंगे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे निकालना है के इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन लिया हमने, है ना। यहाँ पे आप हार्मोनिक मीन टाइप का ले सकते हो। हार्मोनिक मीन क्या होता है, कितने हैं ये, 3 है, तो 3/3 के नीचे लिख दो इनका रेसिप्रोकल, मतलब 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो क्वेश्चन था उसमें कितने थे, है ना, हमारा जो क्वेश्चन था उसमें कितने थे, हमारे क्वेश्चन में बस 2 थे।
यहाँ पे K1 था, यहाँ पे K2 था, ये D/2 था, तो डिस्टेंस भी देखो इक्वल इक्वल डिवाइड हो रखे थे, है ना। अगर एमसीक्यू में आया तो हम ऐसे कर सकते हैं शॉर्टकट। तो के इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं, 2 है, तो 2 अपॉन, बस क्या करना है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा, 2K1 K2 से एलसीएम लेना है और K1 + K2, तो ये हमारा आ जाएगा के इक्विवेलेंट। तो अगर एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, वरना फंडामेंटली अगर आप करोगे, फंडामेंटली तो इस तरीके से करना है। टू चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q2 आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। दो हमारे पास चार्ज हैं, चलो ड्रॉ कर देते फटाफट, है ना, साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन, प्लस Q1 है यहाँ पे और माइनस Q2 है यहाँ पे, इस तरीके से ये आर डिस्टेंस दूर है, तो भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा स्मॉल आर है। कितना है भैया डिस्टेंस, स्मॉल आर। ओके, व्हाट इज द वर्क डन टू प्लेस अ थर्ड चार्ज प्लस Q3 एट द मिड पॉइंट ऑफ द टू चार्जेस। बोल रहे कितना वर्क डन लगेगा। जब भी वर्क डन पूछता है पहले आपको सिस्टम की इनिशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, और फिर जब भी आपको कुछ करना है मूव, वो मूवमेंट आप बाद में करोगे। क्या बोला मैंने कहा जब भी आपसे वर्क डन पूछेगा, जब भी आपसे वर्क डन पूछेगा, पहले आप चीज़ें मूव करने से पहले पहले आप इस सिस्टम की करंट सिचुएशन में, इस स्नैपशॉट में एनर्जी निकाल लो। तो अभी इस सिस्टम की कितनी एनर्जी है, यू इनिशियल, तो अभी सिस्टम में सिर्फ 2 चार्जेस, तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2, तो K Q1 और Q2 कितना है, माइनस Q2, चार्ज विद साइन आएगा, अपॉन डिस्टेंस कितना है, R। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस K Q1 Q2 अपॉन R। ये आपकी हो गई, ये आपकी हो गई सिस्टम की इनिशियल एनर्जी। उसके बाद अब इसके बाद आप क्या करोगे, चार्ज को अब रखोगे, थर्ड चार्ज को, तो थर्ड चार्ज को रखते हैं। तो थर्ड चार्ज को कहाँ लाना है भाई, थर्ड चार्ज को इसके मिड पॉइंट पे रखना है, तो यहाँ कहीं मिड पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पे प्लस Q3 को रखना है। मतलब इससे कितना डिस्टेंस हो गया इसका, R/2, और इससे कितना डिस्टेंस हो गया इसका, R/2। तो बोल रहे हैं बताओ भाई अब वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन निकालने के लिए आप सिंपल, सबसे सिंपल होता है वर्क डन निकालना, आप पहले आप यू इनिशियल निकाल लो, यू फाइनल निकाल लो। तो यू फाइनल क्या है, तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, है ना, 1 2 और 3। तो ये जो तीसरा वाला है ना, ये तीसरा वाला है, ये तो भैया इसी में ही है ना, ये तो इसी में आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2, ये तो इसके जैसा ही आएगा सेम, ये तो हमने पहले भी निकाल लिया। प्लस 2 टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी, एक पेयर ये एक्स्ट्रा आ गया, एक पेयर ये एक्स्ट्रा आ गया, तो अगर इसकी वजह से लिखोगे तो क्या आएगा, के Q1 Q3, है ना, K Q1 Q3 अपॉन, अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया इसका, R/2, तो यहाँ पे R आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आया इन दोनों की वजह से 1 और 3 में, प्लस फिर किसका आएगा, 2 और 3 का आ जाएगा, इनका कितना आ रहा है, के Q2 Q3, लेकिन Q2 किसका है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस भी लिख देते हैं भाई साथ साथ, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, अपॉन R/2। अब ये जो एनर्जी आई है ना, ये एनर्जी आई हमारी यू फाइनल, और हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो हमेशा, ये आप ध्यान रखना, वर्क डन होता है भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज का मतलब क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो बस अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला फैक्टर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमने ये लिखा लास्ट पे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ रहा है आंसर, 2K, है ना, R भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, Q3 भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, बस आंसर सिंप्लीफाई करने वाली बात है, 2K Q3 अपॉन R, और बचेगा क्या अंदर, Q1 माइनस Q2, तो ये हमारा होगा वर्क डन, इतना वर्क डन लगेगा। तो ये हो जाएगा हमें इसका आंसर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू वोल्टेज V। तो एक कैपेसिटर है, उसको C उसका कैपेसिटेंस है, V तक हमने उसे चार्ज किया था किसी बैटरी से, आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। तो बैटरी डिसकनेक्ट हो गई। देखो बैटरी जब डिसकनेक्ट हो जाती है तो चार्ज सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स कम हो जाता है, पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल। और यहाँ पे डिस्टेंस को भी छेड़ रहे हैं, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। नाउ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वो कुछ तो है, 1 से बड़ा है 2 से कम है, K की वैल्यू कुछ तो है, पर K का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया हमने एक मीडियम में, इज इंट्रोड्यूस टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, हाउ विल द फॉलोइंग बी इफेक्टेड। बोल रहा है अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K का तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा। तो देखो जब भी हमें चेंज निकालना होगा ना, तो आपको इनिशियल वैल्यू बतानी पड़ेगी, फाइनल वैल्यू, फिर आप देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, ये हमें बताना है बस। तो अगर मैं ए पार्ट करूँगा इसका, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, पोटेंशियल डिफरेंस V था इनिशियली, और डिस्टेंस मान लेते हैं D था,
इनिशियली डिस्टेंस दी था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू थी। बाद में क्या हुआ है ना, कनेक्शन के बाद क्या होगा, अब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगा नया पोटेंशियल डिफरेंस और नया डिस्टेंस का रेशियो। पर नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, ये के टाइम्स कम हो जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है ना, डिस्कनेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट है ये। और डी डैश क्या हो जाएगा, ये आपने डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल कर दिया है ना, डिस्टेंस क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया था। तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है, ये वी अपॉन डी और 2K। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले थी उसका 2K टाइम्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी रिड्यूस हो गई, अगर पहले ई थी तो अभी कितनी आ गई है, ई अपॉन 2K टाइम्स रिड्यूस हो गई है ना, रिड्यूस बाय, हम ऐसा लिख सकते हैं, रिड्यूस बाय 2K टाइम्स, इतने फैक्टर से रिड्यूस हो गई है। ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया। सिमिलरली बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, तो शुरू की एनर्जी कितनी होगी, यू कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, है ना। मान लेते हैं शुरू में कैपेसिटेंस सी था, चार्ज तो देखो चार्ज सेम रहता है, डिस्कनेक्ट जब होता है चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल कम हो जाता है के टाइम्स। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, तो पहले हम देख लेते हैं कैपेसिटेंस में कितना चेंज होगा, कि आप प्लेट्स का डिस्टेंस भी चेंज कर रहे हो, तो पहले हम निकाल लेते हैं नया कैपेसिटेंस कितना आएगा, नया कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो भाई पहला जब कैपेसिटेंस था सी, तो आप सी की वैल्यू तो ऐसे लिखते हो ना, क्या लिखते हैं सी की वैल्यू, सी होता है ए एप्सिलॉन अपॉन डी। तो जो नया आ रहा है सी डैश वो कितना आएगा, एक तो आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो के टाइम्स तो आएगा ही, है ना, और दूसरा आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हो, ये आ जाएगा। तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है के सी अपॉन 2, के सी अपॉन 2, ये आ रहा है नया कैपेसिटेंस। और अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या, अब हम निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। तो कैसा आएगा भाई, क्यू स्क्वायर, तो चार्ज तो सेम रहेगा उसमें कोई टेंशन नहीं है, अपॉन 2C डैश, और सी डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, सी की वैल्यू कितनी है, के सी अपॉन 2, तो ये कट गया, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, लेकिन यहाँ पे 2 की कमी पड़ रही है, के आ गया, इसको 2 यहाँ देते हैं, 2 यहाँ दे देते हैं, तो ये 2/K फैक्टर अलग से आ रहा है, 2/K, ये आ गया इनिशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले थी Q² अपॉन 2C, और अब कितनी आ रही है, Q² अपॉन 2C इंटू 2/K, तो 2/K का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना, ये चेंज आ जाएगा। तो हमने सारी कैलकुलेशन बता दी ढंग से, तो ये इसका आंसर। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन अ फिगर फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हमें हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, 300 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तीन चार कैपेसिटर C1 C2 C3 C4, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो पहले सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, 300 वोल्ट की नेगेटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है, फिर ये दो कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, मतलब ऐसे अगर मैं बोलूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से कितने कनेक्टेड है, यहाँ से दो कनेक्टेड है, फिर एक कनेक्टेड है, तो यहाँ से दो पाथ है हमारे पास, एक पाथ में लगा हुआ है C1 और दूसरे पाथ में क्या लगा हुआ है, C2 C3, तो ये C2 C3 लगे हुए हैं लाइन से, ये लगे हुए हैं C2 C3 ऐसे। फिर बाद में ये दोनों लाइंस कनेक्ट हो जाएंगी, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, और ये किससे कनेक्टेड है, C4 से कनेक्टेड है, तो ये हमारा C4 है, ये C2, ये किसी भी ऑर्डर में लिख लो क्योंकि सीरीज़ में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद हमारा ये बैटरी बन जाएगी, और ये हमारा हायर पोटेंशियल हो गया, और C4 किससे कनेक्टेड है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम इस बैटरी को, सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज हमें पता चली गई। चलो पहला पार्ट निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट बड़ा आसान हो गया भाई, C2 C3 कैसे हो गए, सीरीज़ में हो गए, तो C2 C3 सीरीज़ में 200 200, तो इनको रेसिप्रोकल ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 100, इन दोनों का आ जाएगा 100, और फिर 100 100 कैसे हो गई ये, है ना, ये वाला कितना है, 100 है, ये 200 200 है, ये भी 200 है, और C4 कितना है, C4 भी 100 है। तो 200 200 कितना हो गया, 100 100 100, ये पैरेलल में तो डायरेक्टली आ जाएंगे 200। तो ओवरऑल जो आएगा यहाँ पे, ये जो इसका बनेगा ओवरऑल इन तीनों का, C1 C2 C3 1 2 3, इनका क्या आएगा 100 और 100 कितना आ जाएगा 200, और ये हमारा C4 कितने का, 100 का C4। अब इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो ये भैया सीरीज में कनेक्टेड है, तो दो का कैसे निकालते हैं, C1 C2 है ना, 200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100 300 है ना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 200/3, 200/3 माइक्रो फैरेड, ये हमारा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। सेकेंड पार्ट फिर क्या बोल रहे हैं, चार्ज निकालो हर सिस्टम पे। देखो अगर यहाँ से चार्ज आने लगेगा ना, यहाँ से अगर चार्ज जाएगा, मान लो क्यू चार्ज जाएगा, यहाँ से क्यू चार्ज जाएगा, तो
यहाँ कुछ चार्ज बैठेगा Q1, यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा मान लो Q2, है ना, फिर बाद में ये वाला चार्ज मिलके यहाँ पहुँच जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना निकलेगा यहाँ से? वोल्टेज है 300 वोल्ट, सी इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है सिस्टम का? 200/3 माइक्रोफैरड। तो सिस्टम से तो टोटल चार्ज निकलेगा Q, वो कितना होगा? सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200/3 इंटू वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 300। तो ये वैल्यू आ जाएगी 200/100, इतना माइक्रो है ना, ये माइक्रो में था तो ये आएगा माइक्रो कूलम। अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा 20, है ना, इसको कर देंगे मिली, तो ये हो गया 20 मिली कूलम। तो टोटल चार्ज जो निकलेगा वो 20 मिली कूलम निकलेगा यहाँ से 20। तो 20 मिली कूलम यहाँ निकला, 20 मिली कूलम यहाँ निकला। उसके बाद यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस था 100, और यहाँ पे 200 का टोटल कितना हो गया? 100। तो भैया ये भी 100 है, ये भी 100 है, इन दोनों का मिला के कैपेसिटी कितना? 100। तो ये इक्वल इक्वल चला जाएगा। तो यहाँ से 20 जब आ रहा है तो ये आधा आधा चल जाएगा। मतलब Q1 की वैल्यू कितनी होगी? Q1 की वैल्यू होगी, Q1 की वैल्यू होगी 10 मिली कूलम। 10 मिली कूलम यहाँ चला जाएगा, 10 मिली कूलम यहाँ चला जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में, तो दोनों का चार्ज सेम होगा। और फिर बाद में यहाँ पे दोबारा कितना पहुँच जाएगा? 20 मिली कूलम। मतलब कि अगर मैं सबका चार्ज लिखूँ तो Q1 पे जो चार्ज आएगा, Q1 पे आएगा 10 मिली कूलम, और यही चार्ज किस पे आएगा? 10 मिली कूलम यहाँ जाएगा, 10 मिली कूलम यहाँ, तो ये सीरीज़ में है। तो Q2 और Q3 ये सारे के सारे बराबर आएंगे 10 मिली कूलम, और जो Q4 है वहाँ सारा का सारा पूरा पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 मिली कूलम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चार्जेस का आंसर। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस है इनफाइनाइट डिस्टेंस। बोल रहा है इन चार्जेस को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे निकाल रख दे हम लोग तो कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? यू इनिशियल निकालेंगे, यू फाइनल निकालेंगे, है ना। वैसे तो भाई सिस्टम को बनाने में जितनी एनर्जी निकलती लगती है उतनी एनर्जी सिस्टम को तोड़ने में लगती है। पर आप वर्कडन आप एक सिंपल एक ही फॉलो करो। वर्कडन निकालने के लिए क्या करते हैं? फाइनल इनिशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस कर दो। तो अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है? तो ये 3 पेयर बन रहे हैं, 1 2 और 3, है ना। और ये हमारा क्या है? इक्विलर ट्रायंगल है L। तो ये हमारा -4Q, ये हमारा 2Q है, और ये हमारा स्मॉल q, है ना, विजिबल होना चाहिए ये। तो K कितनी टर्म्स है भाई? 3 टर्म आएंगी। क्या आएंगी? K एक तो आ जाएगा 4Q इंटू क्यू, तो माइनस का 4Q², 4Q माइनस का है, इंटू अपॉन L, एक टर्म ये, प्लस फिर एक इसकी आ जाएगी, इसका कितना आएगा? K 4 2 8, फिर आएगा माइनस का 8K Q², है ना, 4 × 2 8 Q² अपॉन L, प्लस इनका कितना आ रहा है? K 2Q², 2K Q² अपॉन L। ये 3 टर्म आ गई। फाइनल कितनी आ जाएगी? फाइनल क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट पे रखना है। इनफाइनाइट पे कितना आता है भाई? एनर्जी 0 आती है। तो वर्क डन क्या होता है भैया? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अगर ये पे -100 जूल आएगा तो हम इसको +100 दे देंगे तो ये चला जाएगा भाई। तो बस क्या करेंगे? फाइनल में से 0 में से ये माइनस कर देंगे इस एक्सप्रेशन को। तो ये कितना आ रहा है? -4 -8 +2, तो -10, -10 K Q² अपॉन L। तो हमारा आंसर आ जाएगा +10 K Q² अपॉन L। ये आ जाएगा हमारा वर्क डन। A capacitor of capacitance C1 is charged to a potential V1 while another capacitor capacitance C2 is charged to a potential V2। तो दो कैपेसिटर, एक C1 V1 और एक है C2, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V2। द कैपेसिटर नाउ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव चार्जिंग बैटरीज। तो हमने उनको चार्ज से हटा दिया, एंड नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। फिर हमने उनको पैरेलल में लगा दिया। देखो ऐसे हमारे पास दो कैपेसिटर थे, एक था हमारे पास ऐसे, ये था कैपेसिटेंस C1 और ये बैठा था V1 पोटेंशियल डिफरेंस पे, और एक दूसरा था, इसका कैपेसिटेंस था C2 और ये था V2, है ना। इसी तरीके से लिख देता हूँ मैं इसको भी। पहले लिख देते हैं C, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका था V1, है ना। तो ये चार्ज हो गए एक बार। अब चार्ज हो गए तो भैया इनका चार्ज कितना हो जाएगा इस समय? इसका में इसका चार्ज हो जाएगा C1 V1, है ना। ये आप ध्यान रखो भी, चार्ज कितना हो जाएगा? C1 V1, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा? Q2, ये हो जाएगा C2 V2। अब ये करने के बाद हमने क्या करा? इनको कनेक्ट कर दिया। अब जब आप इनको कनेक्ट करोगे पैरेलल में, तो आपने इनको जब कनेक्ट किया है ना, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सेकंड पिक्चर इनकी। इनको कनेक्ट कर दिया हमने। तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे इसको, हमने इनको ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया।
अब अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस तो सेम रहेंगे, C1 C2, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कनेक्ट करने के साथ ही क्या हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से कि क्या हो जाए, इनका पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये क्या कर लेंगे, दे विल अचीव, है ना, मैं कौन सा बता रहा हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, है ना, चार्ज क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट। क्यों होता है रीडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो जिसका भी चार्ज, जिस पे भी चार्ज ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट जाएगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो जाएगा, और दोनों का दोनों सेम पोटेंशियल अचीव कर लेंगे। ये बात है, हमें ये निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा। हाँ, लेकिन टोटल चार्ज सिस्टम का, चाहे आप टोटल चार्ज सिस्टम का शुरू में कितना था, सिस्टम का इनिशियल चार्ज कितना था भाई, इसका चार्ज कितना था Q1, उसका चार्ज था Q2। तो शुरू में कितना चार्ज था सिस्टम का, C1V1 प्लस C2V2, ये इनिशियल चार्ज था। और कनेक्ट करने के बाद जो फाइनल चार्ज हो जाएगा, क्यू फाइनल है ना, सिस्टम का जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा। मान लो भाई इस पे Q1 डैश आ रहा है ना, इसका चार्ज है मान लो Q1 डैश, इसका चार्ज है Q2 डैश, तो दोनों बराबर होने चाहिए, Q1 डैश Q2 डैश। ये बाद का सिनेरियो है। तो Q फाइनल कितना आ रहा है, ये आ जाएगा C1V प्लस C2V, तो मैंने ऐसे करके कॉमन लिख दिया। पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है भाई, चार्ज कहीं से एक्स्ट्रा थोड़ी आ जाएगा, चार्ज तो टोटल सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और जैसे आप इन दोनों को बराबर करोगे, जैसे आप इन दोनों को बराबर करोगे तो आपको देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर हो जाएगा। तो जो कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आता है वो आता है C1V1 प्लस C2V2, है ना, और ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जहाँ पे हम दो कंडक्टर्स को किसी वायर के थ्रू या ऐसे डायरेक्टली दो कैपेसिटर को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर लो। तो ये उस पे, उस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल। अब पढ़ लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी टू कैपेसिटर्स बिफोर दे आर कनेक्टेड। देखो जब कनेक्टेड, जब ये कनेक्टेड नहीं थे, सॉरी जब ये कनेक्टेड नहीं थे, हाँ, बिफोर दे आर कनेक्ट, तो जब पहले कनेक्टेड नहीं थे तो तब कितनी एनर्जी थी, जब ये कनेक्टेड नहीं थे। तो भैया इसकी एनर्जी थी हाफ C1V1 स्क्वायर, और इसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ C2V2 स्क्वायर। तो जो टोटल एनर्जी थी सिस्टम की वो कितनी थी भाई, पहले वाले की थी हाफ C1V1 स्क्वायर, और दूसरे वाले की कितनी थी, हाफ C2V2 स्क्वायर। ये C1 भी पता था, V1 भी पता है, C2 भी पता है, V2 पता है। तो ये हमारी इनिशियल एनर्जी थी। ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर। अब जब आपने इनको जोड़ दिया, सेकंड पार्ट है ना, जब सेकंड पार्ट जब आपने इनको जोड़ दिया, तो आपने जब इनको पैरेलल में जोड़ दिया तो आप इनको एक कैपेसिटर सोचो। अब बस अब भाई चार्ज कितना हो गया सिस्टम का, चार्ज कितना हो गया, ये है ना C1V1 प्लस C2V2, ये तो चार्ज है। चार्ज की वैल्यू, चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, इसको आप क्यू बोल दो, इसको भी क्यू बोल दो, चार्ज कंजर्व रहता है। और कैपेसिटेंस कितना हो गया टोटल, ये पैरेलल में है। तो मैं लिख रहा हूँ टोटल चार्ज, जो यू फाइनल होगा वो होगा भाई क्यू स्क्वायर, सिस्टम का जितना भी चार्ज है वो तो सेम ही रहेगा, तो मैंने लिखा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और सी लिख दो कौन सा, इक्विवेलेंट। ये टोटल चार्ज हो गया। टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी थी भाई, चार्ज तो सेम रहता है, C1V1 C2V2 इसका स्क्वायर अपॉन 2, और सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये किस में कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में कि सीरीज में, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2। तो ये आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, थर्ड, थर्ड क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कंपैरिजन टू द टोटल एनर्जी बिफोर दे आर कनेक्टेड। देखो एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस देखोगे ना, अगर आप शुरू की एनर्जी मान लो ये 100 जूल थी, मान लो ये कितनी थी, 100 जूल थी, और ये मान लो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये वैल्यू एक्चुअली, ये वैल्यू ना कम हो गई है, तो ये वैल्यू ना लगभग 80 जूल ऐसा मान लो आप, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ये 100 जूल है, ये 80 जूल है, तो यहाँ पे कुछ लॉस आता है। मतलब अगर आप यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करोगे ना, शुरू की एनर्जी और बाद की एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे, तो ये जो वैल्यू आएगी इसमें से इसको माइनस करोगे आप, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी में से आप माइनस करोगे फाइनल एनर्जी को, तो हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये एक्सप्रेशन अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, और ये आती है हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ पे आता है V कॉमन का स्क्वायर, जो भी आपका नया पोटेंशियल आया था उसका स्क्वायर।
और ये वैल्यू ना पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब, यानी अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि ये बड़ा है। अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है इसका मतलब, ये अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इनिशियल एनर्जी बड़ी थी। तो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था, ये है ना, ये वैलिड है। इसका मतलब ये जो एनर्जी का है ये लॉस है, ये लॉस निकलता है। तो ये लॉस के एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है, आप इसका डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। तो बोल रहे लॉस का रीज़न क्या होता है? देखो जब भी ये चार्ज कनेक्टेड होता है ना आपस में, है ना, जो कैपेसिटर कनेक्टेड हुए, तो चार्ज क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो चार्ज फ्लो करता है। तो उस करंट की वजह से ना हीट रेडिएशन निकलते हैं, हीट रेडिएशंस, क्योंकि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो हीट रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है ना। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। फिगर shows the field lines on a positive charge is the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P is positive और नेगेटिव। देखो क्या बोल रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, Q से P, Q से P ले जा रहे हैं। ये हम इस डायरेक्शन में ले आ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अभी हम कर रहे हैं। लेकिन भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ को होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए जो वर्क डन होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बिकॉज वी आर मूविंग अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट है ना, अपोजिट जा रहे हैं हम फील्ड के, अपोजिट टू द फील्ड, इसलिए इसका आंसर होगा नेगेटिव। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड, व्हेन अ पैरेलल प्लेट कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी बैटरी, बोल रहे जब कैपेसिटर को हम डीसी बैटरी से लगाते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द कैपेसिटर गेट्स चार्ज। और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। देखो जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करने लगते हो बैटरी से, है ना, आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको इस तरीके से, यहाँ आपने बैटरी लगा दी, तो होता क्या है, यहाँ से चार्ज, है ना, उठा उठा के इस तरह इधर डिपॉजिट होता रहता है। तो ये हायर पोटेंशियल पे आता रहता है और यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होता रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हल्के हल्के बढ़ता रहता है। मान लो ये वी बैटरी है ना, ये शुरू में छोटा सा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। जैसे जैसे चार्ज डिपॉजिट होता रहता है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है। और जैसे ही बराबर होता है उसके बाद चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है और फिर ये डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो हमें यही बात लिखनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है ना, वैसे तो हम पॉजिटिव चार्ज का मोशन ऐसे मानते हैं, लेकिन आप बोलो, है ना, चार्जिंग तब तक चलती रहती है जब तक उनका क्या हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के क्रॉस है वो बैटरी के बराबर ना हो जाए। तो बैटरी के बराबर जैसे हो जाता है और करंट सिस्टम में फिर जीरो हो जाता है और कैपेसिटर कैसा हो जाता है, हमारा फुली चार्ज हो जाता है। चार्ज -6 माइक्रोकूलम इस प्लेस एज ए सेंटर बी, बट एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे एक -6 माइक्रोकूलम रखा हुआ है बी पे। रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही है। एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब यहाँ -6 रखा है तो हमने +6 रखा हुआ, कहाँ रखा है, पॉइंट डी, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, तो 5 और 5 10, तो यहाँ पे हमने रखा है +6 माइक्रोकूलम, ये चार्ज हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट सी, तो देखो हमने क्या करा, एक चार्ज है यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम सी पे, और इसको हमने मूव किया पॉइंट सी से पॉइंट अलोंग द सर्कमफेरेंस, मतलब यहाँ से इस चार्ज को मूव करते करते ऐसे 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 आप ए तक ले गए, है ना, ये इस चार्ज की इनिशियल पोजीशन हो गई और ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज की क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। तो बोल रहा है बताओ वर्क डन कितना लगा। चलो ये तो हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमने डायग्राम में अच्छे से कन्वर्ट कर लिया, हमने इसे समझ लिया। लेकिन अब है बारी इस बात की कि सर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है। तो हम अब जाएंगे अपनी नॉलेज पे। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि जो भी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है कितना वर्क लगता है और किस चार्ज को आप मूव कर रहे हो। मतलब अगर आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन, तो आप चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन जो हमेशा डिफरेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमने पढ़ा है अभी तक। चलो अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। आप मुझे एक बात बताओ कि ये चार्ज की इनिशियल पोजीशन है और हमें पॉइंट चार्ज का हमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया, तो क्या हम इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आप वी इनिशियल बता सकते हो कितना आएगा। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। जो चार्ज फिक्स्ड है जिसको आप मूव नहीं कर रहे हो उनकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो। तो अगर इसकी वजह से निकालोगे तो कितना आएगा, इस पर आएगा के
क्यू 6 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी 5 सेंटीमीटर लिख दिया, हम इसको एसआई में चेंज कर देंगे बाद में। इसकी वजह से हो गया, और इसकी वजह से कितना आएगा, तो इसकी वजह से प्लस के चार्ज कितना है -6, तो ये -6 आएगा अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिख दिया इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना था। लेकिन बच्चों ये वैल्यू तो दोनों बराबर है, और एक प्लस में एक माइनस में, तो वी इनिशियल कितना आ गया अपना 0 आ गया। हमारा काम आसान हो गया है। तो अब क्या कैलकुलेट कर लें, बस अब वी फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं। वी फाइनल, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा, ये रही आपकी फाइनल पोजीशन। तो एक तो इससे डिस्टेंस निकालना है हमें, है ना, एक तो यहाँ से निकालना है पोटेंशियल माइनस वाले का, तो कितना आएगा के -6 माइक्रोकूलम अपॉन 5 सेंटीमीटर, प्लस एक इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, एक इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा डिस्टेंस के, तो चार्ज तो चलो 6 माइक्रोकूलम है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया 5 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसको बस फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो के कॉमन निकाल लेते हैं, माइक्रो का 10 की पावर -6 कॉमन निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर का 10 की पावर -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 6 भी कॉमन निकाल लेते हैं, 6 भी कॉमन निकाल लेते, तो बचा गया यहाँ बचा -1/5, तो 5 भी कॉमन निकाल लेते हैं, जितना कॉमन निकल सके निकाल लो, 5 भी कॉमन निकाल लेते हैं, ये बचा -1 प्लस 1 बचा नीचे, -1 प्लस यहाँ से के बाहर आ गया, 6 भी बाहर आ गया, माइक्रो बाहर आ गया, बचा यहाँ पे 1/3, और -1/3 ये आ जाएगा आपका -2/3, -2/3, और ये वैल्यूज कितनी आ गई, के की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹, और ये हो गया 6 × 10⁻⁻6 अपॉन 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻²। तो देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 10⁻3, 10⁻², 10⁻² नीचे, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻5 बन जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, तो वैल्यू आ रही है 45, 2 2 4, 9 4 36, -36 अपॉन 5, -36 अपॉन 5 इंटू 10⁵। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, क्या पोटेंशियल आ गया वी फाइनल, तो ये वी फाइनल इतने वोल्ट आ गया। तो हमें वर्क डन निकालना है, तो बस चार्ज को, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। तो चार्ज, कौन से चार्ज को मूव कर रहे थे हम लोग, 5 माइक्रोकूलम को, तो 5 माइक्रोकूलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 10⁻6 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, लेकिन ये हमारा ऑलरेडी 0 आया था। देखो वी इनिशियल कितना आया था हमारा 0 आया था, वी फाइनल की वैल्यू कितनी, ये रही माइनस, तो 5 × 10⁻6 इंटू -36/5 इंटू 10⁵, है ना, इतना। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, और इससे -1 आ जाएगा सिर्फ एक पावर, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3.6 जूल। ये हमारा आ गया वर्क डन। तो इतना वर्क डन लगेगा। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के सवाल बनते हैं, एक आपको पोटेंशियल दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, दूसरा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और पोटेंशियल पूछ ले। तो देखो हम दोनों को एक समझते हैं एक एक करके। मान लो आपको पोटेंशियल दे दिया, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो आपको कुछ ऐसे एक्स वाई जेड में डिपेंडेंसी दे देगा और बोलेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको इसका ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिंपल तरीका क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ, तो बस उसी को मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा dv/dx, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो इतने आई कैप आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, प्लस इसी एक्सप्रेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में, इतने जे कैप, और इसी एक्सप्रेशन को जेड के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, इतने क्या आ जाएगा के कैप। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, तब आपको वाई और जेड को कांस्टेंट मानना है। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, मतलब मान लो आप इसको डिफरेंशिएट करने गए, तो ये मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू माइनस ऑफ। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हुए इस पूरे को आपको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। सिर्फ एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट हमारे लिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x, तो ये आ जाएगा 20x, ये आ जाएगा 20x। बाकी यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, तो ये कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और इसको करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0। तो इतना आएगा आई कैप।
ये आई कैप का एक्सप्रेशन आया। फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पूरे को फिर से करेंगे। अब जब इसकी बारी आएगी तो क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 10y इतना आ जाएगा जे कैप, और इसका तो जीरो हो जाएगा, और फिर प्लस फिर से, अब फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसका करेंगे तो जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जेड है नहीं, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी जीरो हो जाएगा। फिर इसकी बारी आएगी तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा -6z। इस वाले का कितना आ जाएगा 2 3 6, तो ये आ जाएगा 6z के कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है किसी भी रैंडम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई है फाइनली, साफ सुथरा लिख देते हैं इसको, ये आ गया 20x आई कैप प्लस 10y जे कैप -6z के कैप। तो ये किसी रैंडम एक्स वाई जेड पे आ गई, है ना, किसी भी रैंडम एक्स वाई जेड पे आ गई। तो अब आपको उसने पॉइंट दे रखा है कि नहीं मुझे तो इस पॉइंट पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 पे बताओ, है ना, -1 2 3 पे बताओ। तो बस एक्स की जगह -1 डाल दो, जेड की वाई की जगह 2 डाल दो और जेड की जगह 3 डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस, तो एक्स की जगह क्या डालना -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 आई कैप, वाई की जगह 2 डालना है तो आ जाएगा 20 सॉरी, वाई की जगह 2 डाला तो 20 जे कैप -6, और जेड की जगह 3 डालना है तो आ जाएगा 18 के कैप। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम बोल सकते हो, न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ से वोल्ट पर मीटर भी होती है। तो वोल्ट मीटर और न्यूटन पर कूलम ये दोनों बराबर होते हैं ना, दोनों यूनिट है, याद रखना। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, या तो फिर आप इसको वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। माइनस आप अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, वो आप खुद भी कर लेना, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और पोटेंशियल पूछे, तो बड़ा आसान है। तो आपको रिलेशन क्या यूज करना भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आपको क्या कर दो, अगर एक्स में दे रखा है पूरा एक्सप्रेशन तो एक्स लिख देंगे, अगर वाई में लिखा होता तो वाई लिख देते हैं यहाँ पे डी वाई, अगर जेड में लिखा होता तो डी जेड, अगर मिक्स होता तो डी आर लिख देते, वेक्टर में कर लेते। तो बस आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, है ना, यहाँ पे ई और डी एक्स का क्या कर दो, बस इंटीग्रेशन कर दो, और ये आपको क्या दे देगा, इसका माइनस टाइम आपको पोटेंशियल डिफरेंस का इंटीग्रेशन दे देगा। ये आपका हो गया। मतलब जो डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा 4x² + 3x, 4x² + 3x, इसका इंटीग्रेशन, और आपको x की लिमिट्स दे रही है उसने, लिमिट्स कहाँ से दे रही है, हमें आना है 1 से 2 तक, तो यहाँ डाल दो 1, x = 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे x = कितना है 2, और यहाँ माइनस होता है तो माइनस ना भूलें आप, तो कर दो इसको इंटीग्रेट भाई। तो इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, तो माइनस टाइम्स ऑफ, तो 4x², तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x³ प्लस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और यहाँ पे डालना है 1 और 2। तो बस आप पूरी इक्वेशन पहले 2 डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि अगर क्या क्या गया होगा तो क्या आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बड़े सवाल आए हैं, इस पर भी क्वेश्चन आए हैं और इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, पर इस पर मोस्टली क्वेश्चन इस पर आया है, तो आप कर लेना। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। 2 पॉइंट चार्जेस ले रखे हमने, +q 5q और -1 माइक्रो कूलम, इनको रखा है -300 पे और +300 पे रिस्पेक्टिवली, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। चलो चलो शुरू से करते हैं ना। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, एक 2 चार्ज है हमारे पास, एक यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, और एक जगह पे हमने रखा है -3 पे, तो -300, ये वाले पॉइंट पे हमने चार्ज रखा है कौन सा, +5 माइक्रो कूलम। साइन का बड़ा ध्यान देना आप लोग। और यहाँ पे रखा है हमने इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट कितने 300, और 300 पे कौन सा चार्ज रखा है हमने, -1 माइक्रो कूलम। तो इस पॉइंट पे -1 माइक्रो कूलम रखा है ना। मतलब यहाँ से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूंगा तो ये वाला मेरा काम करेगा, है ना। इसको बोल देते हैं 1 नंबर पॉइंट, इसको बोल देते हैं हमारा 2 नंबर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा, हो गया R1, है ना, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा R2, ये हो गया हमारा R1, इस तरीके से। बोला उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, वो है E = A/R², है ना। इसका यूनिट कैप लगा रखा है, और A कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दे रही है, इसको हम पुट कर देंगे लास्ट में। इसको हमने ऑन कर दिया, इज स्विच्ड ऑन द रीजन। अब इसको हमने चालू कर दिया। बोला बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज कितना आया। तो भैया अगर कोई पहले निकालता है एनर्जी, ऑन करने से पहले तो इतनी आती, ऑन करने से पहले तो सिर्फ चार्ज की वजह से जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी आती, लेकिन ऑन करने के बाद इतनी आती है। तो चेंज कितने का आता सर, इतना। ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर लिखा है ना मैंने, यही तो चेंज है ना। तो कितना आ जाएगा,
चेंज अगर हम निकालेंगे, चेंज ये आ जाएगा सिर्फ Q1 इंटू वी वन डैश प्लस Q2 इंटू वी टू डैश। अगर आपसे टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो हम इसमें ये भी ऐड कर देते बस, के Q1 Q2 अपॉन आर। पर वो बोल रहे चेंज कितना आया, वो बोल रहे चेंज बताओ। तो इस लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़ना, तो ये वाला फैक्टर नहीं करना है हमें, हमें चेंज बताना है। तो इसलिए ये वाला फैक्टर हटा देंगे, हम चेंज निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रो कूलम। तो 5 माइक्रो मतलब हो गया -6। और पोटेंशियल क्या होता है, तो मैंने आपको पोटेंशियल क्या बताया था, अगर आपको V1 डैश निकालना है तो वो आ जाएगा E1 इंटू R1। E1 की वैल्यू कितनी है, ये इस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, तो वो है A अपॉन, इस पॉइंट पे निकालनी है तो R1 कितना हो गया, R की जगह क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, तो ये आएगा A अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1। तो ये आ गया आपका A अपॉन R1। तो V1 आपका आया A अपॉन R। सिमिलरली अगर आप V2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा A अपॉन R2। A अपॉन R2 पुट कर दो इसको, तो V1 डैश की वैल्यू कितनी है, V1 डैश की वैल्यू कितनी है, A अपॉन R1। तो यहाँ पे आ जाएगा A अपॉन R1। R1 कितना है, ये डिस्टेंस ये है कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर। और हमारा फिर चलो A की वैल्यू भी पुट ही कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं पुट, ये A की बारे में सॉल्व कर देंगे हम इसको। A की वैल्यू कितनी है, A कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए मैं अभी पुट कर देता हूँ इसको। वरना मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट में वैल्यू पुट करो, पहले आप अपना एक्सप्रेशन बिना गलती के एक बार में सही से लिख दो, है ना। ये हो गया आपका Q, ये हो गया आपका V1 डैश, और प्लस प्लस फिर आपको लिखना है Q2। Q2 का है ये रहा, ये आपका Q2 है, लेकिन ये माइनस है, तो यहाँ पे आएगा -1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम मतलब -6 माइक्रो कूलम इंटू क्या, V2 डैश। V2 डैश कितना है हमारा, A अपॉन R2। A की वैल्यू कितनी है, A हमारा कांस्टेंट है 3 10 की पावर 5। इसके नीचे कितना आ गया, R2। R2 हो गया हमारा, ये डिस्टेंस कितना है, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो बच्चों, बस कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उन्हें काट दो। तो 3 3, है ना, 3 3 -6 और 5 ये बनेगा -1, और -2 और -1 ये बन जाएगा +1। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे +1 बच जाएगा ना, आप ये देख लेना। तो ये कितना आ रहा है, ये 5, एक तो बचा यहाँ से 5 और एक बचा 10, तो ये आ गया 50। 50 और प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 10, 50 - 10। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया +40 जूल, +40 जूल का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया। द फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 C2 ईच ऑफ 2 माइक्रो कैपेसिटर। देखो 2 माइक्रो फैरेड के कैपेसिटर लगा रखे हैं, बैटरी 5 वोल्ट की। इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड, शुरू में ये स्विच जो था वो क्लोज था, है ना, ये बंद था। आफ्टर सम टाइम S इज लेफ्ट ओपन, और बाद में हमने खोल दिया इसको, पहले बंद था फिर बाद में हमने खोल दिया। बोला डाइलेक्ट्रिक, और फिर हमने डाइलेक्ट डाल दिया 5 इस पे बिटवीन द टू प्लेट, और यहाँ पे फिर हमने डाइलेक्ट डाल दिया, है ना, दोनों में डाइलेक्ट डाल दिया बाद में। पहले स्विच बंद था, पहले स्विच बंद था, ये कहानी थी, ये हो गया बिफोर, है ना, ये हो गया बिफोर इंसर्शन। और हमने जब स्विच क्लोज कर दिया फिर हमने कर दिया इंसर्ट कर दिया, है ना, ये है हमारी प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम अच्छे समझ आनी चाहिए, उसके बाद ही फिर हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब। तो पूरा चार्ज बता दो पहले बाद का, और पोटेंशियल डिफरेंस बता दो पहले और बाद का। ठीक है, काम करते हैं। पहले जब हमने स्विच क्लोज नहीं किया था, तो जब हमारा स्विच क्या था, जब हमारा स्विच पहले क्लोज था, है ना, जब हमारा स्विच पहले क्लोज था तब की कहानी। और ये मैं कर लेता हूँ जब हमने स्विच क्या कर दिया, है ना, ये हमने स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। सिंपल, है ना, वेरी क्लियर। डिस्कस करते हैं अब। तो अगर ये स्विच पहले बंद था, मैं इसको बंद कर दिया, ये मैंने बंद करा हुआ, अगर ऐसी कहानी थी पहले, तो कितना कितना चार्ज आएगा, है ना। तो चार्ज मैं निकाल रहा हूँ Q1 डैश, Q1, ये हो गया Q2, ये शुरू की कहानी हो गई, है ना, इसको बोल देता हूँ फर्स्ट पार्ट Q1। तो Q1 कितना आएगा, तो भाई ये पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर ये स्विच बंद था तो ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो अगर ये 5 वोल्ट है तो इसको भी कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिल जाता, इसको भी कितना मिल जाता, 5 वोल्ट मिल जाता। अब इसका कैपेसिटेंस पता है, इसका पोटेंशियल पता है, तो इसका चार्ज नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। Q1 कैसे आ जाएगा, C1 इंटू V1। तो C1 की वैल्यू आप डाल दोगे 2 माइक्रोफेरेड, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 10 की पावर -6 और इंटू 5, तो ये आ गया 10 की पावर -5 कूलम, है ना। इतना चार्ज था पहले। सिमिलरली इसका अगर आप Q2 निकालना चाहो
तो अगर आप Q2 निकालना चाहो तो Q2 कैसा आ जाएगा, Q2 तो इसको 5 वोल्ट मिला, इसको तो दोनों का चार्ज बराबर आ जाएगा, दोनों पैरेलल में लगे हैं, है ना, दोनों की वैल्यू सिमिलर है ना, सिमिलर, 5 वोल्ट इसको मिला, 5 इसको मिला, पर ये भी 2 का ये भी 2 का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी सेम ही आएगा। तो ये हो गई जब हमने स्विच क्लोज करा हुआ था। अब जब हमने स्विच क्लोज कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेते हैं ना, जब आपने क्या करा, आपने जब स्विच लगा ही रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेते हैं अभी। तो पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट होगा, क्योंकि अभी आपने ना डाइलेक्ट्रिक डाला है और ना अपना स्विच अभी ओपन किया है। अब क्या करा आपने, अब चीज़ें बदलने वाली है ना, क्या क्या होने वाला है, आपने ये हटा दिया, सब कुछ ही मिटा दिया भाई इसने तो ये हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं, ये स्विच आपका ओपन हो चुका है, बैटरी चेंज हो चुकी है, और अब हमने स्विच डाल दिया है ओपन, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, है ना, कितने का डाल दिया आपने, K=5 और K=5, ये आपने डाल दिया। बोल रहा अब बताओ चार्ज की वैल्यू क्या आएगी और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, तो फिर से निकाल लेते हैं चार्ज की वैल्यू। तो इसको मैं बोल रहा हूँ Q1 इंसर्शन के बाद, तो Q1 डैश कितना आ जाएगा, तो बच्चों देखो, अगर आपने स्विच को ओपन कर दिया तो ये वाला जो C1 कैपेसिटर है, इसको बैटरी लगी रही, और अगर बैटरी लगी रहती है ना, तो चार्ज क्या होता है, K टाइम्स बढ़ जाता है, देखो। तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, अगर बैटरी लगी रहती है, अगर बैटरी लगती है तो ये सेम रहता है, ये बढ़ जाता है। बैटरी जब हटा देते हो आप, जब आप बैटरी हटा देते हो तो तीन चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो आप ये याद रखना, तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्यों कितना आ जाएगा, तो ये बैटरी लगी रही तो चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा भाई, कि जितना भी पहले था उसका K टाइम्स कर दो। तो पहले आंसर कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, कहेंगे -5 कूलम, इस बार कितना आ जाएगा, इसका 5 गुना आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। और फिर हमारा Q2 डैश, तो ये कितना आ जाएगा, Q2 डैश। तो अब आपने बैटरी हटा दी, ओ सॉरी, बैटरी अगर हटा दी तो भाई जितना चार्ज होना तो हो चुका है, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने पे चार्ज सेम रहता है, तो जितना चार्ज इससे पहले था उतना ही रहेगा, तो ये Q2 के ही बराबर आएगा, आंसर क्या आएगा, 10⁻⁻5 कूलम। सिमिलरली अब हम क्या निकाल लें, पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले का और दूसरे वाले का। तो पहले वाले में बैटरी कनेक्टेड रही, और बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो इसका आंसर तो 5 वोल्ट ही आएगा। और अगर इधर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो डिस्कनेक्ट होने पे तीन चीज़ें K टाइम्स कम हो जाती है ना, याद है, V/K, E/K, पोटेंशियल G/K, तो बैटरी डिस्कनेक्ट होने पे ऐसा हो जाता है। तो ये आंसर कितना आएगा, 5/5, K भी 5 है आपका, पहले बैटरी 5 थी, तो ये आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो पीछे करके कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाले क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझो, उसके बाद आप दोबारा इस क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से।